होता है मिट्टी परीक्षण। क्या होता है? मिट्टी परीक्षण। तो आज मैं आप सब लोगों को एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आज मिट्टी परीक्षण की जानकारी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि हो सकता है मैंने अभी तक कोई ऐसा मिट्टी परीक्षण का नमूना लेके मैं किसी लैब तक नहीं गया कि मेरे को कैसे इकट्ठा करना, कैसे नहीं करना, वो सब जानकारी मेरी वजह है। आज हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है, यहाँ हम सब एक सौभाग्यशाली हैं कि हमें आज मिट्टी परीक्षण करने वाली और लैब टेस्ट रिपोर्ट देने वाली बहुत ही ज़बरदस्त ई किसान सेवा हेल्पलाइन के नाम से जो हमारी हेल्पलाइन कंपनी है, उस कंपनी के कुछ मिट्टी परीक्षण की टीम आज हमारे साथ आई है। तो मैं चाहता हूँ कि आप दोनों के बीच में बाधा न बनते हो, सीधे आपकी इनसे ही जानकारी करवाता हूँ कि कैसे हम मिट्टी परीक्षण करवाएं और मिट्टी परीक्षण करने के क्या फायदे हैं और न करने के क्या नुकसान होते हैं, वो सारी चीज़ों के ऊपर आज हम इनसे ही जानकारी लें। तो आप सब लोग तैयार हैं? तो सर व्यक्ति कहाँ से आए? सर दलोदा से आए हैं, है ना? मैंने दलोदा से स्पेशल इनका समय लिया है। कृषि उपज मंडी में इनका लैब टेस्ट रिपोर्ट की लैब बनी हुई है। तो मैं चाहता हूं कि वहां से अगर व्यक्ति इतना दूर से आया है तो सम्मान में एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए ना। तो जोरदार तालियों के साथ मैं सरकार सुनना तो गौरी शंकर जी पाटीदार को बुलाना चाहूँगा कि वो आपको मिट्टी परीक्षण से संबंधित जुड़े हुए नुकसान और फायदे दोनों बताएंगे। मेरा नाम गौरी शंकर पाटीदार है और मैं किसान हेल्पलाइन कंपनी से जुड़ा हुआ है। हमारी मिट्टी परीक्षण की लैब है दलोदा मंडी के अंदर। सरकार की तरफ से अथॉरिटी है, मंडी के अंदर जगह दे रखी है। प्राइवेट कंपनी है किसान हेल्पलाइन के नाम से, और ऑर्गेनिक भारत के जो सामने बताया है उसी मिशन पे हमारी कंपनी भी वर्क कर रही है। क्योंकि रासायनिक आवश्यकता से ज़्यादा यूज अपन जो कर रहे हैं उसका परिणाम अपन सब देख ही रहे हैं। हमारे ऊपर तो इफेक्ट हो ही रहा है, पशुओं के ऊपर भी उस चीज़ का इफेक्ट होने लगा है। आजकल आप देख रहे हो पशु जो रासायनिक से उत्पादन जो अपना हो रहा है, भूसा जो खा रहे हैं, टाइम पे हीट पे नहीं आ रहे हैं, हीट पे आ रहे हैं तो ठीक नहीं रहे हैं, उसके लिए भी उनको इंजेक्शन ये करवाना पड़ रहा है। सारी चीज़ नुकसान अपने अंदर भी हो ही रहा है। पहले जो छोटे छोटे बच्चे होते थे उनके वाइट बाल सफेद बाल नहीं आते थे, और अब रासायनिक आवश्यकता से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अपन तो वाइट बाल आना सुबह को के सबके किसी न किसी टाइप से किसी न किसी को समस्या हर बात से हो रही है। अपने के शरीर के अंदर भी कुछ अगर समस्या रहती है तो अपन डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर डॉक्टर को अपन बोलेंगे कि सिर दर्द हो रहा तो वो सिर दर्द की ही टेबलेट देगा। अगर आपका पेट दर्द हो रहा तो सिर दर्द से पेट दर्द तो ठीक नहीं होगा, राइट? तो डॉक्टर क्या बोलता है, बहुत सारे कि आप खून की जांच करा लो। तो उसमें क्या है कि आपके शरीर का जो पूरा रेशो मेंटेन जो है, किस तत्व की आपके शरीर के अंदर कमी है, उस हिसाब से वो टेबलेट देगा आपको, तो आपका सारा चीज ठीक हो जाएगा। उसी टाइप से अपने खेती के अंदर भी है। खेती के अंदर अपन क्या करते हैं कि अपनी एक मानसिकता हो गई है कि अपने को डीएपी यूरिया डालना है, मतलब डालना है ना। अपन का क्या है, सोच क्या है किसानों की कि मैं डीएपी नहीं डालूंगा तो मेरी फसल नहीं होगी, या यूरिया नहीं डालूंगा तो मेरी फसल नहीं होगी। इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। 2 साल हो गए हैं, डीएपी की भी किल्लत है और यूरिया की भी किल्लत है। जिसके पास पैसा है वो डीएपी यूरिया स्टॉक कर लेता है अपने पास, वो डाल देता है। बाकी जो मध्यम वर्ग के जो किसान है वो डीएपी यूरिया नहीं खरीद पा रहे हैं, फिर भी उनकी फसल वही हो रही है जो आज से 2 साल पहले हो रही थी, राइट? पैसा अपन वेस्टेज कर रहे हैं, फायदा अपने को नहीं मिल रहा है, अपन ने नहीं डाला फिर भी अपनी फसल हुई, वही चीज है। तो इसमें क्या है, मिट्टी परीक्षण अगर आप जैसे करवाते हो तो मिट्टी परीक्षण में आपको वो सारी चीज अपन क्लियर करके देते हैं। मिट्टी के अंदर 14 तरह के तत्व होते हैं। आप डीएपी डालते हो, डीएपी के अंदर आपको 3 तत्व मिल जाएंगे। यूरिया डालते हो, नाइट्रोजन आपको उसमें से मिल जाएगा। 4 तत्वों की पूर्ति आप कर रहे हो। सल्फर जिंक कोई डाल देता होगा किसान, जो एक्टिव किसान अगर है तो 5 या 6 तत्व के आप मिट्टी के अंदर डाल रहे हो। मिट्टी के अंदर 14 तरह के तत्व की होना जरूरी है। तो उसी के कारण हर एक तत्व के बारे में मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आता है मिट्टी का पीएच लेवल। पीएच लेवल अपन देखें, मिट्टी अपनी बहुत हार्ड हो चुकी है। अपने दादाजी परदादाजी जो खेती करते थे तो वो बैल से जुताई कर लेते थे आराम से। अपने पास 60-60 हार्स पावर के ट्रैक्टर होते हुए भी अपन वो जुताई नहीं कर पाते थे जो हल से पहले मिट्टी बैल से हो जाती थी। तो अपनी मिट्टी क्या हार्ड हो रही है, अपन जैसे पानी पिलाते तो अपनी सीमेंट जमती उस टाइप से जम रही है, मतलब कुल मिला के। तो वो होने का क्या कारण है, रासायनिक का अत्यधिक यूज करना। उसमें क्या होता है कि मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो रासायनिक अत्यधिक यूज करने से वो सारे नष्ट हो रहे हैं। तो नष्ट होने के कारण क्या हुआ कि मिट्टी की जो एयर पास जो रहता है, हवा का आदान प्रदान का जो है वो बंद हो चुका, क्योंकि सूक्ष्म जीव उसमें है ही नहीं। जैसे अपन पानी पिलाते तो अपनी जो सीमेंट जमती उस टाइप से जम जाती, तो नीचे तक हवा जाती नहीं, नीचे तक हवा नहीं जाएगी तो मिट्टी जैसे कि जैसे जम जाएगी। ऊपर से 4 या 5 इंच तक अपनी कौन सी भी फसल लगाते 4 या 5 इंच तक जड़ जाती है।
लहसुन पहले के टाइम पे जो लगाते थे तो लहसुन लगभग कितनी, लगभग 8 से 10 इंच की नीचे की उसकी जड़ रहती थी और निकालते थे तो कितनी टाइट निकलती थी लहसुन। और इस साल अपने जो पिछले 2 साल अपन देखे तो लहसुन की कंडीशन क्या रही कि अपन जैसे कि ऊपर ही डाल रखी हो ना, अपन हाथ से बीन लो, ये कंडीशन है लहसुन की। तो सुबह की पैदावार भी उसी टाइप से हो रही है अपनी। और इसके साथ में अगर सोयाबीन भी अपन ले लेते हैं तो सोयाबीन का क्या रहता है कि पौधा जो रहता है स्टार्टिंग का, तो मिट्टी थोड़ी बहुत नरम रहती है तो उसकी जड़ ज्यादा से ज्यादा इतनी 2 या 3 या 4 इंच चली जाती है। तो उसमें क्या है कि वो पौधा सही साइड खड़ा रहता है, अपन कुछ खाद भी डालते हैं उसको कुछ मात्रा मिल जाती है। लेकिन जैसे बरसात ज्यादा होती है, पानी का जल भराव होता है तो जड़ तक जल भराव रहता है उसका, तो सोयाबीन में कीड़ा मोदी करके जो वायरस आता है वो वायरस कहीं और से नहीं आ रहा, वो मिट्टी के अंदर से ही पैदा हो रहा है, जनरेट हो रहा है। क्योंकि अपने पौधे के अंदर वो ताकत नहीं है सहन करने की। जैसे कि अपने एग्जाम्पल में आपको बताऊं कि अपने जैसे कि किसी का दुबला पतला शरीर है, अगर उसको बुखार आएगा तो उसको जल्दी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर वो हष्ट पुष्ट व्यक्ति को कोई बुखार आएगा तो वो सहन कर लेगा। उसी टाइप से अपने पौधों के अंदर भी हो रहा है। अगर पौधा हष्ट पुष्ट खड़ा रहेगा तो छोटा मोटा वायरस भी अगर अटैक करता है तो पौधे के अंदर इतना इफेक्ट नहीं करेगा। और अगर पौधा ही कमजोर खड़ा रहेगा, छोटा मोटा वायरस भी आएगा तो उसको ज्यादा लगेगा, वो जल्दी खराब हो जाएगा। पीएच मान जो अपने मिट्टी के अंदर का रहता है उसको सुधारना है। तो उसके अंदर कुछ कंटेंट्स जो रहते हैं सर के पास भी अवेलेबल है, अपने पास भी अवेलेबल है, जहाँ से भी आपको उचित लगेगा वहां से ले सकते हो। उसमें क्या है, पीएच मान जो आपका है वो भूरभूरी हो जाएगी आपकी मिट्टी। सर के पास जो कंटेन है भूशक्ति के नाम से है ना, भूशक्ति के नाम से। तो उसमें क्या है आपकी मिट्टी भूरभूरी हो जाएगी, मतलब मुलायम हो जाएगी। तो उसमें क्या है कि आपकी जो सोयाबीन भी अगर लगाते हो, जैसे उसमें क्या है उसका यूज करने का रहता है, नमी खेत के अंदर जब हो तब आप उसको यूज करोगे तो ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो अपना सिंगल सुपर फास्फेट जो रापोडिया अपन जिसको बोलते हैं एक टाइप से, वो रापोडिया ही है। तो उसमें कुछ ये ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक में क्या रहता है कि आपका जो रासायनिक में जो सूक्ष्म जीव जो खत्म हो गया आपकी मिट्टी के अंदर, ऑर्गेनिक अगर आप यूज करते हो तो उसमें क्या सूक्ष्म जीव की वृद्धि हो जाएगी। तो आपका जो पीएच मान जो हार्ड हो रहा है, मतलब मिट्टी जो हार्ड हो रही है वो उसका ढीलापन हो जाएगा, थोड़ा भूरभूरी हो जाएगी। तो भूरी होने क्या है, पौधा जैसे ही ग्रोथ करेगा तो उसकी जड़ नीचे तक जाएगी। जितनी नीचे तक जड़ जाएगी, अगर बरसात ज्यादा भी होगी तो पौधा उसको सहन कर लेगा, अगर बरसात कम भी होगी तो उसकी जड़ नीचे तक जाएगी तो नमी उसको ग्रहण कर लेगा। सबसे मेन लाइट हो गया, पीएच मान हो गया। इसके अलावा मिट्टी के अंदर दूसरा तत्व होता है और अपने इसी होता है, मतलब विद्युत चालकता। मतलब विद्युत चालकता यह दर्शाती है मिट्टी के अंदर कि आपकी मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की कितनी मात्रा अवेलेबल है, वो चीज हो गया। उसके बाद में होता है तीसरा पॉइंट होता है ऑर्गेनिक कार्बन। मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। पौधे के अंदर अगर ऑर्गेनिक कार्बन होगा तो वो किसी भी परिस्थिति में खड़ा रह जाएगा। ऑर्गेनिक कार्बन सबसे ज्यादा जरूरी होता है मिट्टी में। और ऑर्गेनिक कार्बन आप रासायनिक की कौन सी भी चीज डालोगे किसी में भी आपको ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा नहीं मिलेगी। जैविक खाद आप यूज कर सकते हो, उसके लिए आपका गोबर, जो घर का गोबर जो रहता है वो यूज कर सकते हो, उसमें जैविक कार्बन की मात्रा आपको आवश्यकता से ज्यादा मिलेगी। अगर पौधे के अंदर जैविक मात्रा ज्यादा रहेगी तो उसमें क्या रहेगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वो भोजन अपना स्पीडली तैयार कर लेगा। भोजन स्पीडली बनाएगा तो उसका पौधा स्वस्थ रहेगा। ठीक, इसके अलावा चौथी चीज होती है नाइट्रोजन। दलहनी फसलों के अंदर राइजोबियम बनता है जड़ के अंदर, तो नाइट्रोजन उसको मिल जाता है। लेकिन अपनी पीएच मान हार्ड होने के कारण हो ये रहा है कि आपका जो पौधा जो रहता है उसकी जड़ 3 या 4 इंच होती है, तो 4 इंच में क्या है, एक राइजोबियम की पूर्ति नहीं हो पाती है। सोयाबीन में यूरिया आपको जो अपन डाल बोलते हैं ना कि यूरिया नहीं डालना चाहिए, सोयाबीन में आप यूरिया डालोगे तो उसका बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। उसकी एक निश्चित मात्रा रहती है, निश्चित टाइम रहता है, उस समय आपको यूरिया का स्प्रे करना है। चाहे नैनो यूरिया का आप स्प्रे कर सकते हो, उसका रिजल्ट आपको जल्दी मिलेगा। अब यूरिया अवेलेबल है तो यूरिया का आप यूज कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा नैनो यूरिया का स्प्रे करने का। सोयाबीन जब आपकी 30 से 35 दिन की हो जाती, फुटान लेना स्टार्ट होती, उस समय आप यूरिया डाल सकते हो। और यूरिया अवेलेबल नहीं है तो नैनो यूरिया आपको मार्केट में मिल जाएगा, इफ्को का ही नैनो यूरिया का आप स्प्रे कर सकते हो। तो उसमें क्या रहेगा कि आपका जो सोयाबीन है उसका फुटाव ज्यादा हो जाएगा। सुबह के अगर ज्यादा फुटाव होगा तो फाल भी ज्यादा बनेगा उसके अंदर। और दूसरे टाइम पे आपको स्प्रे करना है नैनो यूरिया का ही, या यूरिया आप जो डालते हो वो जब आपको फूल आना स्टार्ट हो जाए, लगभग 25% फूल आपका बन जाए, तब आप नैनो यूरिया का स्प्रे कर सकते हो। तो नैनो यूरिया का स्प्रे करने में क्या रहेगा, आपके जो फूल की मात्रा है वो भी बढ़ेगी, साथ में आपका जो फूल गिर जाते हैं, फूल गिरने की शिकायत कम हो जाएगी उसमें। ये चीज हो गया, ठीक है। इसके अलावा चौथा होता है नाइट्रोजन, जो मैंने आपको बता ही दिया है। उसके अलावा फास्फोरस की कमी के कारण क्या रहता है कि जड़ का ग्रोथ नहीं होता है,
फास्फोरस की अगर कमी रहती है मिट्टी में तो जड़ का ग्रोथ नहीं होता, जड़ का ग्रोथ नहीं होगा तो पौधा सही खड़ा नहीं रहेगा। ठीक है, फास्फोरस का ये काम हो गया। इसके अलावा पोटेशियम, पोटेशियम का काम रहता है कि पोटेशियम पौधे को ज़्यादा जरूरी रहता है। पोटेशियम में क्या रहता है, बहुत सारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो अपने रहते हैं खेत के अंदर, वो पोटेशियम के द्वारा पौधे के अंदर ग्रहण होते हैं। उसमें क्या है, पोटेशियम से जो पौधा रहता है उसमें हरा भरा रहता है पोटेशियम से। और आपका जो फुटाव जो रहता है पौधे का, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बनने का जो काम रहता है वो स्पेक्टली होता है। अगर पौधा जितना हरा रहेगा उतना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसमें जल्दी होगी। उसके अलावा सल्फर, सल्फर की कमी से आपका जो पौधा जो रहेगा पिलासपन पे रहेगा, सल्फर की कमी रहेगी तो, और आपका जो फूल की संख्या है वो भी नहीं बनेगी। और सल्फर अगर आप डालते हो तो आपके जो दलहनी फसलों के अंदर जो राइजोबियम बनता है उसमें भी वृद्धि करता है। तो अगर दलहनी फसलों में राइजोबियम की वृद्धि होगी तो नेक्स्ट टाइम आप जो अगली फसल जो लगाओगे उसमें आपको यूरिया की मात्रा कम डालनी पड़ेगी, मतलब क्योंकि राइजोबियम जो है एक नाइट्रोजन की ही पूर्ति करता है फसलों के अंदर। इस टाइप से आपके अलग अलग जो 14 तरह के जो तत्व होते हैं उन सारे तत्वों को मैं क्लियरली आपको बताता हूँ। जिंक जो कमी रहती है, जिंक के कारण भी पौधों में पिलासपन आता है। ठीक है, उसके अलावा कॉपर, आयरन, मैग्नीज की भी कमी रहती है। उसके अलावा चूने की भी कमी रहती है मिट्टी के अंदर। तो चूने की अगर आप चूना यूज करते हो मिट्टी के अंदर डालने का तो आपके मिट्टी के अंदर जो कीटाणु रहेंगे वो नष्ट हो जाएंगे चूना यूज करने से। इसके अलावा जो आपकी अगर आवश्यकता है मिट्टी के अंदर चूना डालने की तो ही आप यूज करें। इसके अलावा सूक्ष्म जीव जो रहते हैं उनमें वृद्धि होगी और पादप रोगजनक जो कीटाणु जो रहते हैं अपनी मिट्टी के अंदर वो लाइन डालने, चूना जो डालने से उससे खत्म हो जाएंगे। साथ में जिप्सम जो आप डालते हो भूमि सुधारक के नाम से जो मार्केट में अवेलेबल रहता है उसमें ये रहता है कि जिप्सम जो डालते हो तो आपका जो पीएच मान जो हार्ड रहता है वो भी उसका ये हो जाएगा। साथ में ये जो मैंने आपको पेम्पलेट दिया है इसके अंदर हमारे कस्टमर केयर का नंबर अवेलेबल है, इस पर आप कॉल करके अगर सोइल टेस्टिंग अगर करवाना चाहते हो तो यहाँ से कलेक्शन का काम भी हम करते हैं आपके खेत तक। अगर आपको लगता है कि यार मैं मिट्टी का जो सैंपल है वो सही तरीके से नहीं ले पाऊंगा तो आप जैसे एंड्रॉइड यूज करते हैं, हम व्हाट्सएप पे भी एक वीडियो बना के सेंड करते हैं किसानों को किस टाइप से सैंपल लेना है। उसमें कुछ कंडीशन रहती है जैसे कि आपकी मेड़ के आसपास जो पेड़ पौधे के नीचे से अपने को मतलब मिट्टी नहीं लेना सैंपल के लिए, राइट। तो उसके अलावा जो अपना जो मेड़ जो रहता है मेड़ के पास से नहीं लेना, मेड़ से लगभग 8 से 10 फीट से अंदर से लेना। एक खेत के अंदर से आप लगभग 10 से 15 जगहों से मिट्टी कलेक्ट कर सकते हो। तो उसमें क्या रहता है कि आपको पूरा खेत का रेशियो अपने को पता चल जाता है कि आपकी मिट्टी के अंदर किस तत्व की कमी है, कितनी कमी है, नॉर्मली कितना रहना चाहिए, वो सारी चीज अपन रिपोर्ट में मेंशन करते हैं। इसके साथ में ही पूरी पीडीएफ अपन जो बना के देते हैं किसानों को। तो उसमें जो नेक्स्ट फसल जो जैसे मान लीजिए अगली फसल आप सोयाबीन लगाना चाह रहे हो तो सोयाबीन में आपको डीएपी की मात्रा कितनी लेना है, यूरिया की मात्रा कितनी लेना है, सल्फर कितना लेना है आपको, वो सारी चीज अपन मेंशन करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट फसल जो आप लगाओगे सोयाबीन की बात में लहसुन, प्याज, अफीम, जो भी फसल आप लगाना चाहते हो उसमें भी अपन वो सारी चीज जो 14 तरह के जो तत्व है, जिस तत्व की कमी है, कितनी मात्रा में कमी है, वो सारी चीज मेंशन करेंगे। साथ में आपको खाद की मात्रा कितनी देना है, आपकी मिट्टी में आवश्यकता है उस हिसाब से हम खाद की मात्रा की एक चार्ट पूरा आपको बना के देते हैं। तो उसमें क्या है कि आपका जो पैसा जो है अनवांछित जो जा रहा है, आप डीएपी जो अनलिमिटेड यूज कर रहे हो वो लिमिटेड हो जाएगा। तो लिमिटेड में होकर आपका खर्चा बच जाएगा और जिस चीज की कमी है आपकी मिट्टी के अंदर वो चीज आप डालोगे तो उसमें क्या सुबह का आपका उत्पादन बढ़ेगा, राइट। तो हमारा मेन मोटो यही है कि किसानों का ज्यादा से ज्यादा पैसा बचे, किसान की जो खेती जो कर रहा है वो लाभकारी मिले, मतलब लाभ मिले उसको। अपन क्या है किसानों का सबसे ज्यादा पैसा अगर वेस्टेज हो रहा है तो वो रासायनिक दवाई और खाद बीज में ही हो रहा है। क्योंकि अपन क्या है कि दुकानदार के पास जाते हैं तो दुकानदार क्या बोलता है, कह रहे वो चीज क्या ले रहे हो, ये चीज लो। वो क्या करता है कि एक चीज ब्रांडेड दे देता है, उसके साथ में 2-3 चीज लोकल दे देता है। तो उसमें क्या नुकसान अपना होता है, पैसा अपन देके आ रहे हैं उसको, उसका रिजल्ट अपने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट टाइम अपन दूसरी दुकानदार के पास जाते हैं, यार मैंने उसके वहां से ये चीज ली थी, तो बोला अरे वो चीज क्या यूज करिए, ये ले जाओ आप। तो वो भी यही करता है, उसका कुल मिला के उसको मुनाफा होना चाहिए, वो चीज वो यूज करता है। तो उसका क्या है कि अगर कंपनी की चीज देगा तो उसमें उसको मार्जिन कम मिलेगी तो पैसा कम बनेगा, और वही चीज अगर लोकल देगा तो उसका पैसा डबल बन जाएगा उसमें। तो वो चीज वो लोकल दे देता है और किसान को क्या है कि जानकारी का अभाव रहता है तो वो जो देता है वो लेके स्प्रे कर देता है, तो उसमें क्या उसको रिजल्ट भी नहीं मिलता है वही चीज। तो वो क्या है कि अपन वो चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा किसानों को बचे। अगर कोई किसान चाहता है कि नहीं यार मैं जैविक खेती करना चाहता हूँ, प्रोडक्ट्स जो मार्केट में जो अवेलेबल वो नहीं लेना चाहता हूँ, मैं वही चीज घर पे बनाना चाहता हूँ, तो अपन उसके लिए भी किसानों को ट्रेनिंग देते हैं ताकि किसानों का ज्यादा से ज्यादा पैसा जो अनवांटेड खर्च कर रहा है
डीएपी यूरिया जो है, जिस चीज़ की आवश्यकता ही नहीं। अब आपको जैसे आप हर साल डाल रहे हो डीएपी, तो लगभग आपकी डीएपी की मात्रा पूरी होगी खेती के अंदर, क्योंकि हर साल दोनों फसलों में आप डीएपी दे रहे हो, राइट। आपको जानकारी का अभाव है कि डीएपी उसमें देना है कि नहीं देना है, यूरिया देना है कि नहीं देना है, फिर भी अपन डाल ही रहे। अपनी क्या है कि वो थिंकिंग है सिर्फ कि नहीं यार मेरे को गेहूं लगाना है तो डीएपी यूरिया डालूंगा तो ही मेरा गेहूं होगा, वही चीज है। अब उसमें आवश्यकता है कि नहीं है। अपन 1500-1700 रुपए के लगभग का बेग आ रहा है, पैसा बिगाड़ रहे हैं, खेत में डाल रहे हैं, अब वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो अपने को पता ही नहीं है। उपज जो अपनी रेगुलर जो हो रही वही हो रही, इतना खर्चा कर रहे हैं फिर भी अपनी फसल वो की वही पैदा हो रही, ग्रोथ उसका हो नहीं रहा है। और आप जो देखो कि अब जो मार्केट में आपको जो रासायनिक चीजें जो मिल रही है, डीएपी चाहे 1846 जो आपको इफको में भी ला रहे हो, तो भ्रष्टाचार की वजह से आपका जो पहले का जो बैग भरा हुआ मिलता था आपको आज से लगभग 10 साल पहले इफको का, और आज जो बैग भरा हुआ मिलता है उसमें और ऑर्गेनिक कार्बन आप रासायनिक की कौन सी भी चीज डालोगे किसी में भी आपको ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा नहीं मिलेगी। जैविक खाद आप यूज कर सकते हो, उसके लिए आपका गोबर जो घर का गोबर जो रहता है वो यूज कर सकते हो, उसमें जैविक कार्बन की मात्रा आपको आवश्यकता से ज्यादा मिलेगी। अगर पौधे के अंदर जैविक मात्रा ज्यादा रहेगी तो उसमें क्या रहेगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वो भोजन अपना स्पीडली तैयार कर लेगा, भोजन स्पीडली बनाएगा तो उसका पौधा स्वस्थ रहेगा, ठीक। इसके अलावा चौथी चीज होती है नाइट्रोजन। दलहनी फसलों के अंदर राइजोबियम बनता है जड़ के अंदर, तो नाइट्रोजन उसको मिल जाता है, लेकिन अपनी पीएच मान हार्ड होने के कारण हो ये रहा है कि आपका जो पौधा जो रहता है उसकी जड़ 3 या 4 इंच होती है, तो 4 इंच में क्या एक राइजोबियम की पूर्ति नहीं हो पाती है। सोयाबीन में यूरिया आपको जो अपन डाल बोलते हैं ना कि यूरिया नहीं डालना चाहिए, सोयाबीन में आप यूरिया डालोगे तो उसका बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। उसकी एक निश्चित मात्रा रहती है, निश्चित टाइम रहता है, उस समय आपको यूरिया का स्प्रे करना है, चाहे नैनो यूरिया का आप स्प्रे कर सकते हो, उसका रिजल्ट आपको जल्दी मिलेगा। अब यूरिया अवेलेबल है तो यूरिया का आप यूज कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा नैनो यूरिया का स्प्रे करने का। सोयाबीन जब आपकी 30 से 35 दिन की हो जाती, फुटान लेना स्टार्ट होती, उस समय आप यूरिया डाल सकते हो। और यूरिया अवेलेबल नहीं है तो नैनो यूरिया आपको मार्केट में मिल जाएगा, इफको का ही नैनो यूरिया का आप स्प्रे कर सकते हो। तो उसमें क्या रहेगा कि आपका जो सोयाबीन है उसका फुटा ज्यादा हो जाएगा, स्वाभाविक अगर ज्यादा फुटा होगा तो फाल भी ज्यादा बनेगा उसके अंदर। और दूसरे टाइम पे आपको स्प्रे करना है नैनो यूरिया का ही, या यूरिया आप जो डालते हो वो जब आपको फूल आना स्टार्ट हो जाए, लगभग 25% फूल आपका बन जाए, तब आप नैनो यूरिया का स्प्रे कर सकते हो। तो नैनो यूरिया का स्प्रे करने में क्या रहेगा, आपके जो फूल की मात्रा है वो भी बढ़ेगी, साथ में आपका जो फूल गिर जाते हैं, फूल गिरने की शिकायत कम हो जाएगी उसमें, ये चीज हो गया, ठीक है। इसके अलावा चौथा होता है नाइट्रोजन, जो मैंने आपको बता ही दिया है। उसके अलावा फास्फोरस, फास्फोरस की कमी के कारण क्या रहता है कि जड़ का ग्रोथ नहीं होता है, फास्फोरस के मिल जाएंगे। कृषि मेले जो ऑर्गेनाइज होते रहते हैं उसके लिए भी आपको वहाँ से जानकारी मिल जाएगी। अगर सारे गांव के मतलब 10, 15, 20 किसान मिलके एफपीओ अगर चलाना चाहते हो, एक संगोष्ठी बना के कुछ नया करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए सोटेक्स मशीन हो गया आपके आसपास सही अवेलेबल मशीन, जो सब टाइप की फसल क्लीन करते हैं, ताकि मंडी में अगर आप उस फसल को बेचने जाओगे तो आपको भाव अच्छा मिलेगा। अगर एफपीओ अगर कोई बनाना चाहता है 10-15 किसान मिलके, जैसे मान लीजिए 10-15 किसान मिलके 2 लाख रुपए आपने मतलब इकट्ठा किया, तो 2 लाख रुपए अपन सरकार से दिलवा सकते हैं, 4 लाख हो जाएगा। 4 लाख में आपकी सर्टेक्स मशीन आप स्टार्ट कर सकते हो गाँव की, ताकि किसानों का जो इन्वेस्ट जो हो रहा है क्लीन अगर ले जाएगा मंडी के अंदर तो भाव सुबह की उसको ज़्यादा ही मिलेगा, चाहे 200 मिले, 300 मिले, 400 रुपये ज़्यादा ही मिलेगा। क्लीन करने का चार्जेस ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये कुंटल लगेगा उसको, 350 रुपये का फायदा ही हो रहा है उसको, यहाँ वहाँ भी नहीं फटकना पड़ेगा, वो सारी चीज़ आपको गांव में अवेलेबल हो जाएगी। अगर कोई लहसुन गार्डनिंग की मशीन भी लगाना चाहता है उसके लिए भी आपको जो पेमेंट आप जितना भी इकट्ठा करोगे उतना सरकार की ओर से अवेलेबल हो जाएगा आपको, राइट। तो आसपास के किसान जो गाँव में उनसे भी आपका अच्छे से कनेक्टिविटी हो जाएगी, किसानों का फायदा रहेगा। जो गांव का जो अनवांटेड जो पैसा आप यहाँ वहाँ खर्च करते हो वो गांव के अंदर ही रहेगा, वो सारी चीज रोजगार भी मिल जाएगा किसानों को, और किसानों का जो फसल का जो दाम है वो भी अच्छा मिलने लग जाएगा। वो सारी चीज अपन उसके लिए हेल्प भी करते हैं। सारे इसमें अपने कृषि एक्सपर्ट भी अवेलेबल है, जो किसान हेल्पलाइन का जो कस्टमर केयर का जो नंबर अवेलेबल है, किसी भी टाइम पे फसल लगाने से लेके कटाई तक आपको कोई भी परेशानी आ रही है आप कॉल लगा के पूछ सकते हो। उसमें आपको समस्या समाधान के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपकी जो फसल है उसका फोटो खींच के आप उसके नीचे मेंशन कर सकते हो कि मेरी फसल में क्या प्रॉब्लम है। वहाँ से आपको एक्सपर्ट के थ्रू कॉल आएगा, या फिर हमारे पास कनेक्टिविटी रहेगी तो हम आपके पास में आएंगे, आपके खेत तक जाएंगे, आपकी फसल देखेंगे उसमें किस टाइप का रोग आ रहा है,
उसके लिए अपन एग्रो एक्सपर्ट से बात करेंगे, उसके लिए वो समाधान आपको दिलाएंगे ताकि आपको ज़्यादा पैसा खर्च ना करना पड़े और आपको अच्छी सुविधा घर बैठे मिल जाए। वो सारी चीज़ उसमें अपन प्लानिंग कर रहे हैं, वो सारी चीज़ आपको मिलेगी उसमें, किसान हेल्पलाइन का जो वेब है। साथ में उसमें अपने मैगजीन भी अवेलेबल है, मैगजीन में आपको वो सारी जानकारी मिल जाएगी। खेती कुछ हटके करना, मतलब खेती तो आप कर ही रहे हो, दादाजी परदादा के टाइम से गेहूँ चने बो रहे थे तो अपन भी गेहूँ चने बो ही रहे हैं, लेकिन उत्पादन क्या हो रहा है, नील हो रहा है अपना।